हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज के इस वीडियो में हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पर बात करेंगे। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या है। हम देखते हैं केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण से क्या अभिप्राय है, यानी ये क्या चीज़ होती है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सार निर्णय लेने की शक्ति के वितरण में ही निहित है। यानी जो केंद्रीकरण का अर्थ है वो निर्णय लेने की शक्ति कहाँ कहाँ वितरित है एक संगठन में, इस पर निर्भर करती है। किसी संगठन के उच्चतम स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति का संकेंद्रण जो है वो केंद्रीकरण कहलाता है। और अगर ये इसके विपरीत निर्णय के जितने अधिक केंद्र होंगे किसी संगठन में, उतना ही वो संगठन विकेंद्रित माना जाता है। यानी निर्णय लेने का अधिकार किसके हाथों में है, ये डिसाइड करता है कि कोई संगठन केंद्रीकृत है या विकेंद्रीकृत है। हेनरी फ्योल ने क्या कहा, हर प्रक्रिया को जो अधीनस्थ की भूमिका को महत्व देती है वो विकेंद्रीकरण है, और जो इससे हटाती है वो केंद्रीकरण है। यानी हर एक वो कार्य संगठन में जो अधीनस्थ हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके भूमिका को महत्व दिया जाता है, यानी उनका रोल बढ़ाया जाता है, उनके हाथों में काम करने की क्षमता या अधिकार दिए जाते हैं, तो वो विकेंद्रीकरण है। और इसके विपरीत अगर ऐसा नहीं होता है, सभी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है, या संगठन में एक ही जगह से निर्देश ही आते हैं और अन्य अधीनस्थों को किसी भी प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग के पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, तो वो केंद्रीकरण है। फिर हम बात करते हैं एल डी वाइट। उन्होंने कहा सरकार से मतलब प्रशासन के निम्नतम स्तर से उच्चतम अफसरों पर प्रशासनिक प्राधिकार के स्थानांतरण की प्रक्रिया केंद्रीकरण कहलाती है, और इसका उल्टा विकेंद्रीकरण है। यानी विकेंद्रीकरण इनके अनुसार क्या है कि अगर जो उच्चतम स्तर है किसी भी पद सोपान का, वहाँ अधिकार केंद्रित होते हैं निर्णय लेने के, तो वो केंद्रीकरण है, और इसके विपरीत स्थिति विकेंद्रीकरण है। तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण हमने समझा क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण के प्रकार की। राजनीतिक विकेंद्रीकरण होता है, क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण होता है, और कार्यात्मक विकेंद्रीकरण होता है। यानी 3 प्रकार के विकेंद्रीकरण पाए जाते हैं किसी भी संस्था में, किसी भी संगठन में। इनको हम देखेंगे वन बाय वन क्या होते हैं ये और किस तरह कार्य करते हैं किसी भी संगठन में। राजनीतिक विकेंद्रीकरण क्या है? राजनीतिक विकेंद्रीकरण वो व्यवस्था है जिसमें सरकार के नए स्तरों की स्थापना की जाती है। जैसे आप बात करें कि हमारे देश में कोई स्वायत्तता प्राप्त राज्य बनाना, यानी कि संघीय व्यवस्थाओं में क्या होता है कि राजनीतिक जो प्राधिकार हैं वो केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों में विभाजित किए जाते हैं। तो ये राजनीतिक विकेंद्रीकरण है। अगर हम इसमें देखें जो लोकल लेवल गवर्नमेंट है वो राजनीतिक विकेंद्रीकरण है। क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण क्या है? इसका अर्थ उच्च अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में जो इकाइयां हैं उनको अधिकार देना, यानी हेडक्वार्टर में जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा रीजनल जो एडमिनिस्ट्रेटिव इकाइयां हैं, फील्ड ऑफिसेज हैं, उनका गठन करना भी क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण में आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इंडिया में खंड, जिला या तालुका, इस तरह के चीज़ों की स्थापना करना प्रशासनिक दायरे में, ये क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण है। एक होता है कार्यात्मक विकेंद्रीकरण, फंक्शनल। इसका अर्थ क्या है? केंद्रीय एजेंसी द्वारा विशेष इकाइयों को निर्णय लेने की शक्ति को सौंपना। जैसे कार्यात्मक यानी फंक्शनल, मान लीजिए कि बाढ़ नियंत्रण बोर्ड है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड है, या भारत में कोई शिक्षा क्षेत्र में एजेंसी बनाई, मान लीजिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो अलग अलग तरह के एग्ज़ाम लेती है, या पहले जो यूजीसी था, यूनाइटेड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसको अधिकार सौंपना। यानी फंक्शनल अधिकार किसी एजेंसी या संस्था को सरकार द्वारा दिए जाते हैं, तो वो कार्यात्मक विकेंद्रीकरण की श्रेणी में आता है। फिर हम बात करते हैं केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के निर्धारक तत्व कौन से हैं, यानी कौन सी चीज़ें हैं जो केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण करवाती हैं और विकेंद्रीकरण से केंद्रीकरण की स्थिति उत्पन्न कराती है। पहला क्या आता है? उत्तरदायित्व के तत्व। उत्तरदायित्व एक ऐसा फैक्टर है जो विकेंद्रीकरण पर रोक लगाता है। कैसे? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या डिपार्टमेंट में कोई विभागाध्यक्ष है, तो वो प्रत्येक कार्य के लिए, यानी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है,
वो प्रत्येक कार्य के लिए अंतिम रूप से स्वयं ही उत्तरदायी होता है, तो वो ये नेचुरल है कि वो अपनी शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं करता। वो नहीं चाहता कि अत्यधिक महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने की शक्ति वो किसी और को दे, वो उस शक्ति को अपने हाथों में रखने की कोशिश करता है। यहाँ कारण क्या है? उत्तरदायित्व। प्रशासकीय तत्व, प्रशासकीय तत्वों में हम बात करते हैं, अगर प्रशासनिक संगठन पुराना है, यानी कि वो उसकी आयु ज़्यादा है संगठन की, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वहाँ विकेंद्रीकरण सरल हो। क्यों? उसका कारण है कि जो उसके इंटरनल प्रोसेस हैं या उसकी जो परंपराएं हैं, काम करने का जो कल्चर है, वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। इसके विपरीत अगर कोई नया संगठन है तो वहाँ पर हर छोटी से छोटी बात पर जो उच्च अधिकारी हैं वो निर्णय लेते हैं, यानी अधीनस्थों पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। दूसरा प्रशासकीय तत्व हम किसे मानते हैं? जो कर्मचारी हैं, क्षेत्र कार्मिक हैं, उनकी कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। अगर वो कार्यकुशल हैं तो विकेंद्रीकरण सरलता से हो जाता है। फिर है कार्यात्मक तत्व। कार्यात्मक तत्व में मुख्य रूप से क्या चीज़ें आती हैं जो प्रभावित करती हैं केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की समस्या को? यानी कि अगर कोई विभाग के कार्य बहुमुखी हों या उनकी प्रकृति अलग अलग प्रकार की हो, तो निश्चय ही उस विभाग का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, क्योंकि विभागाध्यक्ष के पास ना तो इतना समय होगा कि वो उन सभी कार्यों पर ध्यान दे सके, और ना ही इतना अलग अलग कामों के लिए कौशल। मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 4 तरह के कार्य किए जाते हैं तो वहाँ विकेंद्रीकरण करना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 तरह के कार्य एक व्यक्ति खुद नहीं कर सकता, तो उसे स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, विशिष्टीकरण की, तो वो 4 अलग अलग लोगों में वो कार्य बांट देगा। तो विकेंद्रीकरण वहाँ पर संभव है, वो लोग अपने क्षेत्र में अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है बाह्य तत्व। बाह्य तत्व केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ बाह्य तत्व भी होते हैं, जैसे कोई विकास योजना है या किसी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, जनता का सपोर्ट चाहिए, तो उसकी प्राप्ति के लिए भी विकेंद्रीकरण आवश्यक हो जाता है। जैसे मान लीजिए नागरिकों को प्रशासकीय प्रक्रिया में शामिल करना है, या फिर राज्य स्थानीय अधिकरण जो होते हैं उनको उनके साथ सहयोग बनाना है, क्षेत्रीय कार्यों पर राजनीतिक दबावों को ध्यान रखना, यानी विकेंद्रीकरण के कुछ अन्य तत्व भी होते हैं जो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को प्रभावित करते हैं, कि कौन सा संगठन केंद्रीकरण करने लायक है और कौन सा विकेंद्रीकरण करने लायक है। हालांकि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण जो प्रशासन की क्षमता है कार्य करने की, उसको सीधे सीधे प्रभावित करता है, क्योंकि ये वो फैक्टर है जहाँ पर अधिकार लेने के निर्णय जुड़े होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा केंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है, और इसको निर्धारित तत्व कौन से हैं, इसके प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के मेरिट्स और डीमेरिट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।